लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना। तो आज हमें इससे आगे की कहानी देखनी है। कोऑर्डिनेशन में हमने देख लिया था द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे कैसे पड़ती है, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी विद कंक्लूजन, और नेचर एंड फीचर्स भी हमने कवर करे थे। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। नीड मतलब आवश्यकता, इंपॉर्टेंस मतलब महत्वता। हम कुछ भी कह सकते हैं कि मतलब कोऑर्डिनेशन की महत्वता क्या है या आवश्यकता कहाँ पर है, कैसे पड़ती है, वो चीज़ हम थोड़ा सा और एक्सपेंड में देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एज इट इंटीग्रेट्स, जोड़ती है द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल सबके अलग अलग के एफर्ट्स को, अलग अलग बंदों के जो एफर्ट्स हैं उनको सबको जोड़ती है, डिपार्टमेंट्स को जोड़ती है, एंड स्पेशलिस्ट, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, और स्पेशलिस्ट हैं, उन तीनों के एफर्ट्स को एक साथ जोड़ती है। इसलिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर रिकनसाइल डिफरेंस, रिकनसाइल का मतलब है यहाँ पर पहचानने से, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हो रिकनसाइल का मतलब मिलाना। वो क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के द्वारा मैनेजर्स जो है ना रिकनसाइल करते हैं, मिलाते हैं या पहचानते हैं डिफरेंसेस को इन अप्रोच, टाइमिंग्स, एफर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, एफर्ट्स जो हैं उनके, टाइमिंग्स जो हैं उनकी, जो अप्रोच है उनके, सबकी जो बीच की कमी है उनको मिलाते हैं, डिफरेंसेस को पहचानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज, हार्मोनाइज का मतलब होता है मिलाना, ठीक है। यहाँ पर भी इससे मिलाना ही, हार्मोनाइज का मतलब है एकता लानी, मिलाना। इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है ना क्या करता है, इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में मिलाता है, हार्मोनाइज करता है। द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंटों के द्वारा, ये जो नीचे इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, इनके द्वारा नीड, आवश्यकता और इम्पोर्टेंस, उसकी जो महत्वता है कोऑर्डिनेशन की, वो देखी जा सकती है। तो हमें पहला वाला पॉइंट पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर देना, लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है ना। और शेयर तो ज़रूर भाई, मेरी हेल्प तभी कर पाओगे आप लोग, मुझे सपोर्ट तभी कर पाओगे जब आप लोग शेयर करोगे वीडियो को। चलो पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज से मतलब है, चलो अभी नहीं बता रहा, आगे देखो। द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेज। ये कह रहे हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज, कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है इंक्रीज, बढ़ती है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की साइज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है ऐसी ऐसी क्या बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर साइज से मतलब है कि बिजनेस का लेवल क्या है, छोटे लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े पर कर रहे हो, बहुत बड़े लेवल पर आप बिजनेस कर रहे हो, उससे मतलब है। बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देर आर मोर नंबर ऑफ पर्सनस वर्किंग, बहुत सारे बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ काम कर रहे होते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज़ इज ऑन नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव। हर एक अलग बंदे की, ईच इंडिविजुअल की अपनी एक अलग ज़रूरत और उसका उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। सो देर इज़ मोर नीड टू ब्रिंग टुगेदर और सिंक्रोनाइज, वर्ड पहले ही बता चुका हूँ मैं, साथ साथ लाना, सिंक्रोनाइज करना, समकालीन करना। द एफर्ट्स ऑफ दीज एम्प्लॉयज टुवर्ड्स कॉमन गोल, यानी इसलिए ज़रूरत है, देर इज़ मोर नीड, आवश्यकता है, टू ब्रिंग, लाने की, साथ साथ में, किसके साथ को लाना है आपको, एफर्ट्स को लाना है, उन एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को साथ में लाना है, किसके, टुवर्ड्स कॉमन गोल, कॉमन गोल के साथ में लेकर के चलना है उन सभी के एफर्ट्स को, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में हैव देयर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज़ के अपने भी अलग कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। वो कह रहे हैं मे हैव देयर, देयर का मतलब यहाँ पर अपना, एम्प्लॉयज़ के ना अपने भी इंडिविजुअल जो हैं ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल efficiency it is important to harmonize individual goals and organizational goals through coordination। वो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के लिए कि काम करने में उनकी निपुणता आ सके, लागत कम आ सके, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये ज़रूरी है, टू हार्मोनाइज करना इंडिविजुअल के गोल को किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, थ्रू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन से मतलब ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से काम होते हैं, अलग अलग उनके उद्देश्य सबके होते हैं, लेकिन उन सभी डिपार्टमेंट के उद्देश्य को जो अलग अलग हैं, एक उद्देश्य मान करके कॉमन गोल की तरफ हमें मोड़ना होगा। वही यहाँ पर बस ये कहना चाह रहे हैं, फंक्शनल
डिफरेंशिएशन में। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेक्शन और डिवीजन, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव। वो कह रहे हैं फंक्शन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के आर डिवाइडेड, बटे हुए होते हैं इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग डिविजन्स में, एंड ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक ग्रुप को वर्क करना पड़ता है इन आइसोलेशन का मतलब है अलग से, बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा महत्वता देते हुए, मोर इंपॉर्टेंस देते हुए टू इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को उन्हें वर्क करना पड़ता है। बट लेकिन इन एक्चुअल, वास्तव में, प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स, वो कह रहे हैं इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। लेकिन एक्चुअल में वास्तव में है क्या, रियलिटी है क्या, वो ये है कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं आपस में क्या है, ये इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, सो देर इज मोर नीड टू रिलेट and bring together the activities of different section as they are part of one organization only। वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए ज़रूरत है रिलेट करने की और bring एक साथ लाने की, bring together साथ साथ लाने की। किस चीज़ को साथ लाने के लिए कह रहे हैं, the activities of different section, different sections की जो activities हैं उनको एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, as they are part of one organization only, क्योंकि वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट हैं, सिर्फ वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, इसीलिए उनको अपने काम को सबको एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने ऊपर बताया भी था भाई इंटरलिंक्ड इंटरडिपेंडेंट है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में ये सब चीज़ें हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना काम करते हैं, बट उन्हें उद्देश्य के साथ चलना होगा, सबको एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो सबको एक दूसरे के एरिया में ही वर्क करना है। मतलब ये है कि उनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बट डिपार्टमेंट हमारा जो अलग है, लाइक एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है। लेकिन परचेज डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट से जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। एचआर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा तब तक बात नहीं बनेगी। स्टॉक रूम में नहीं जाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो सबको इंटरलिंक्ड होना ज़रूरी है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट्स। वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड, आवश्यकता है, टू मिनिमाइज, कम करने के लिए, डिफरेंसेस को, कमी को, अमंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बीच में जो कमी है, डिपार्टमेंट के बीच में जो समन्वय है, सामंजस्य है, उसे कमी करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब आपको पता ही है, किसी काम में निपुणता लाना, यानी कि स्पेशल होना। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। वो ये कह रहे हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो ये फील करते हैं कि वो जो है ना बहुत अच्छे क्वालिफाइड बंदे हैं, और वो जो लेते हैं डिसीजन ऑलवेज, वो मतलब ऐसा थिंक कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, यहाँ पर फील आ रहा है, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, वो ऐसा मान लेते हैं कि हम जो करते हैं हम राइट डिसीजन ले रहे हैं, राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऐसा वो मान कर चलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इफ़ ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी जो हैं वर्क करेंगे इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके से, इट विल रिजल्ट इन कैओस एंड कन्फ्यूज़न। भाई कोई एक्सपर्ट तो कुछ कर रहा है, कोई एक्सपर्ट अपने तरीके से कुछ कर रहा है, उन्होंने मतलब सब घपला हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि उन्हें उद्देश्य का ध्यान रखते हुए एक साथ चलना होगा। एक्सपर्ट हो तुम, अच्छी बात है, लेकिन एनवायरमेंट को देखते हुए चलना होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए चलना होगा, अदरवाइज इट विल रिजल्ट इन कैओस एंड कन्फ्यूजन। सो there is need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and get maximum benefit of their specialist। वो कह रहे हैं इसीलिए कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है सबकी एक्टिविटीज़ को, ऑल द स्पेशलिस्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं, सबकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है एक कॉमन डायरेक्शन में, और मैक्सिमम रिजल्ट पाने में, जो कि क्या है हमारा बेनिफिट है, किसके लिए, ऑफ दीज स्पेशलाइजिस्ट, मतलब जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके बेनिफिट के बारे में हम सोच रहे हैं, मैक्सिमम वो बेनिफिट हमें दे सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ी 3 चीज़ें, रिवीजन के लिए वो यहाँ पर कह रहा है, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल, एक सेकंड, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर ये 3 पॉइंट थे गाइस। चलिए कीवर्ड्स आप लोग देख लेंगे, उम्मीद करता हूँ। कोऑर्डिनेशन है, पॉइंट नंबर 1 ही दिया हुआ है बस इसमें, चलो पढ़ लेते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आज नहीं हुआ है।
सिंक्रोनाइजिंग ब्रिंगिंग टुगेदर, हार्मोनाइजिंग वो कह रहे हैं सिंक्रोनाइजिंग क्या करती है, ब्रिंग करती है, लाती है साथ साथ में किसको, एकता को लाती है, यूनिफिकेशन को साथ में लाती है, इंटीग्रेशन करती है वो किस चीज़ का, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज़ को वो साथ में लेकर के चलती है, क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन भी कहलाती है, सिंक्रोनाइजिंग कहलाती है। वेन एवर एनी ब्लेम गेम का मतलब होता है आरोप लगाने का खेल। कोर्ट में जब केसेस चलते हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से उसे ही यहाँ पर इस वर्ड को प्रयोग करा जा रहा है, ये एक इडियम्स एंड फेयर्स की तरह यहाँ पर यूज़ हो रहा है। वेन एवर एनी ब्लेम और कन्फ्यूजन और कैओस बिटवीन डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ अक्कर, इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। वो कह रहे हैं कि जब भी, वेन एवर का मतलब जब भी कोई ब्लेम गेम होगा यानी कि आरोप लगाने वाला कार्य होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या कैओस यानी गड़बड़ी वगैरह होगी किसके बीच में, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वहाँ पर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, अब्सेंस होती है, यानी कि वहाँ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होता है। नॉट प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं, अब्सेंट बोलते हैं। चलो सॉरी गाइज, केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चैप्टर हमारा ये आज फिनिश हो गया है, काफ़ी सारे इसमें लेक्चर लग चुके हैं और एक वीडियो आएगी आपकी इस लेक्चर के बाद में इसके क्विक रिवीजन पर, तो उसे भी देखना ना भूलें। उसे एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपका हम रिवाइज करेंगे, स्पीड में रहेंगे उस वीडियो में, काफ़ी हद तक स्पीड में रहेंगे। चलिए केस स्टडी की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं ये केस स्टडी में। द मैनेजमेंट ऑफ अमायरा लिमिटेड स्ट्रांगली बिलीव्स, स्ट्रांगली का मतलब है उन्हें बहुत विश्वास है अपने ऊपर, मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट है अमायरा लिमिटेड की, क्या विश्वास है कि द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिल्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो कह रहे हैं कि मेंबर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें काम करना चाहिए, किसके प्रति काम करना चाहिए, टुवर्ड्स फुलफिल्ड द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसके प्रति उन्हें काम करना चाहिए। दिस रिक्वायर्ड टीम वर्क, और इसके लिए और इस काम के लिए उन्हें एक टीम वर्क की ज़रूरत है, उन्हें एक टीम की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स, वो कह रहे हैं सभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। एंड स्पेशलिस्ट के भी एक्टिविटीज़ को, एफर्ट्स को उन्हें ज़रूरत है प्लस करने की, यानी कि इंटीग्रेट करने की। दिस इज़ बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल द इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स जो हैं और डिपार्टमेंट्स जो हैं डिपेंड होते हैं ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, किसके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए, टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़, अपनी दी हुई, रेस्पेक्टिव से मतलब है उन्हें जो काम हमने अलॉट करा हुआ है, अपनी रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उन्हें ज़रूरत है एक दूसरे से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट करने की, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वाला फंक्शन अब फॉलो हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे से हम जब भी बात करने की बात करेंगे तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही फॉलो होगा। मैनेजर नीड्स टू रिकनसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, क्लियर ही कर दिया इन्होंने, तो देखो मैनेजर को आवश्यकता है रिकनसाइल, पहचानने की या मिलाने की, जो डिफरेंसेस हैं इन अप्रोच में, कि कोई बंदा कोई अप्रोच यूज़ कर रहा है या कोई दूसरा बंदा कोई दूसरी अप्रोच यूज़ कर रहा है, तो उस दोनों में कमी क्या है या डिफरेंस क्या है उनको देखने की, टाइमिंग क्या जा रही है, एफर्ट्स क्या है और इंटरेस्ट क्या है, उन सबको पहचानने की ज़रूरत है किसको, मैनेजर को। एट द सेम टाइम इट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप, और सेम टाइम में ही इट शुड इनेबल, ये होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए कि ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप, उनके जो ऑल मेंबर्स हैं वो डेवलप करें और ग्रो भी करते रहें। दस इस प्रकार देयर इज़ नीड टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो ये कह रहे हैं इस प्रकार देयर इज़ नीड, आवश्यकता है, टू हार्मोनाइज का मतलब मिलाने की, इंडिविजुअल गोल को किस गोल के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में मिलाने की ज़रूरत है। अब पॉइंट नंबर 1 में पूछ रहे हैं स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। अब भैया कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट तो सीधी सी बात है, ऊपर इतने लंबे पैराग्राफ में अगर बात किसी की हुई है तो वो कोऑर्डिनेशन है, सीधी सी बात है, आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड में पूछ रहे हैं स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन अबव पैरा। तो फीचर मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करा रखे हैं, इससे लास्ट वाली क्लास जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर नहीं पढ़े हुए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर सेकंड में लिख के छोड़ दिया गिव फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और कह रहे हैं रेफर टू पेज नंबर 35, यानी कि आलोक सर के लेक्चर नंबर लास्ट पर आप चले जाइए, आपको मिल जाएंगे फीचर्स, ये रहे। ठीक है ना, नेचर एंड फीचर्स में मैंने आपको 6 फीचर पढ़ा रखे हैं जो हमारी पूनम गांधी बुक नोट्स में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी आप 3 फीचर्स लिख सकते हैं। आपको ना हेडिंग्स याद रखनी होती हैं, अंदर आप मटेरियल अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आज मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हुआ है,
कैसी लगी आपको ये सीरीज़, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करना वीडियो को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू गाइज़।